अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ चाहने वालों ने मुझसे पूछे, और उसके अलावा कुछ लॉयर्स हैं जो चाह रहे थे कि सर आप जो ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कि क्योंकि आपको पता है कि कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बेल पटिशन है वो हाई कोर्ट में जो है वो फिक्स्ड है। और उसके अलावा जो इवन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है वो भी अभी पेंडिंग है। और मीनवाइल जो असलम खाकी साहब ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो डिसीजन के अगेंस्ट जो एक रिट फाइल की हुई है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी कल के लिए जो है वो फिक्स्ड है। और क्वाशमेंट भी दूसरी तरफ जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो लॉयर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो ऑलरेडी फाइल्ड है। तो आज जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर काइंडली आप हमें बताएं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बेल जो है वो हाई कोर्ट में फिक्स्ड है, तो कल जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की लीगल टीम को किन किन एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए, और आप काइंडली उनको अगर असिस्ट करना हो तो आप किन ग्राउंड्स पे उनको फोकस करने का कहेंगे। देखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आपके एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो शामिल हैं, और आप आई डोंट नो कि आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है या नहीं, लेकिन ये उसामा साहब हैं और माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मौके की मुनासबत से जो है वो बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है। और हम इसको ब्रेक डाउन करके तीन चार पार्ट्स में देन जो है वो इसको समझेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक वकील साहब है, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो सेइंग कि जी एक वकील साहब ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बेल फाइल करने में या बेल लगने में इतना टाइम लगता है, तो उनको क्या पता, और ये वो एटसेट्रा आई नो। तो उसका भी मैं जो है वो जवाब जो है वो चाहूँगा इसको आपको एक रिस्पेक्टेबल वे में जो है वो दिया जाए। और उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट किया, कुछ ने लिंक भेजा मुझे, कुछ लोगों ने कि सर ये ज़रा सुने, ये आपके बारे में क्या कह रहे हैं, और क्या ये बात ऑथेंटिक है या नहीं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ तंबीह की कि वो चुप रहें, खामोश रहें एटसेट्रा, तो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो बेल हाई कोर्ट में लगी है उसके ऊपर के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की लीगल टीम के लिए क्या बेस्ट है कि वो अगर आर्ग्यू, अब क्योंकि ऑब्वियसली फाइल हो ही गई है, तो अब उस पे आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, और किस तरह आप जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी भी हाई कोर्ट के जज को आप कन्विंस कर सकते हैं टू गेट रिलीफ। और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी व्हेन यू आर गोइंग टू आर्ग्यू द केस बिफोर द हाई कोर्ट, स्पेशली बेल। और इसमें आज की वीडियो में ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी लीगल टीम, एज वेल एज उनके जो चाहने वाले हैं, या इवन कोई भी पाकिस्तान में जो लोग हैं जिनके ऊपर कोई भी फॉल्स एलिगेशन, गलत एलिगेशंस लगे हैं रिगार्डिंग कोई भी फेक एफआईआर हुई, झूठी एफआईआर्स हुई, उनके लिए भी ये वाला आज की वीडियो जो है वो बड़ी क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। अगर वो इसको सुन लें तो इंशाल्लाह उनके बहुत सारे लोगों की जो बेल्स रुकी हुई हैं या बेल नहीं हो रही या कोई भी ऐसे मामला था तो वो हो सकती है। तो हम इंशाल्लाह वन बाय वन इसको टेकअप करेंगे। सबसे पहले लीगल फाउंडेशन पे आते हैं। लीगल फाउंडेशन और प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, ये पॉइंट स्पेसिफिकली लॉयर्स के लिए है जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस को जो है वो डील कर रहे हैं। और अगर किसी और केस में किसी और शख्स के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, फॉल्स या झूठी एफआईआर हुई है और उसको जो है वो डिफेंड करना है या बेल लेने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए भी ये जबरदस्त बात है। ये गाइडलाइंस हैं बेसिकली, जो इन लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये गाइडलाइंस जो हैं टू दी जजेस और एज वेल एज द लॉयर्स जो हैं वो दी गई हैं कि भाई आपने जब बेल लेनी है तो किन किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना है किसी भी मामले में।
पहली बात लीगल फाउंडेशन और प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। लीगल फाउंडेशन क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये लॉयर के लिए कि वो एफआईआर को बड़े अच्छे तरीके से पढ़े। जब एफआईआर को पढ़े उसके अंदर आपको पता चलेगा एफआईआर में डिले कितना है, उसके अलावा क्या कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है आपके अक्यूज्ड के अगेंस्ट या नहीं। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के अगेंस्ट डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है या नहीं, द आंसर इज नो। तो इनडायरेक्ट एट्रीब्यूशन है कि उनके ऊपर इनडायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जी मैंने उनसे सुना कि इन्होंने किसी का नाम लेके जो है वो ये कर दिया। तो क्या एफआईआर लॉन्च कराने वाला क्रिश्चियन है? द आंसर इज नो। तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि उसके पास लोकस स्टैंडाई नहीं था टू फाइल दैट कंप्लेंट, कि बिकॉज कंप्लेंट जो है बेसिकली तो इज्जत मजरू इसकी कैसे हो गई? तो इसको कैसे पता चला कि भाई क्रिश्चियंस जो हैं वो ये नहीं कहते हैं या नहीं कहते? तो लिहाजा इससे डाउट क्रिएट होगा। तो अब पहली बात, जब आप हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बिल्ड करने हैं, तो क्योंकि वहां टाइम, अगर आप विद इन 1 मिनट एक जज को कन्विंस कर पाए तो देन वो आगे फर्दर आपको टाइम देंगे। अदरवाइज जो है अगर उनको पहला मिनट भी कन्विंसिंग नहीं लगा तो वो आपको फौरी तौर पे बाहर भेज देंगे, बस ठीक है जी डिसमिस्ड। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अपने ग्राउंड्स को रिफाइन करें। नंबर 1 पहला क्या पॉइंट है, आप एफआईआर को पढ़ें, एफआईआर की स्टोरी में क्या डायरेक्ट एट्रीब्यूशन है या नहीं, इसको इंपॉर्टेंट है। डिले है या नहीं, कौन कंप्लेनेंट है, उसकी इन सारे मामलात को आपने उसको पढ़ के आपको फील होगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है एफआईआर में, एग्जैक्ट सेक्शंस के बारे में। ये लीगल फाउंडेशन है किसी भी केस की। अब जो 295 सी है बेसिकली उसके बारे में कि आप ये देखें कि 295 सी की डेफिनेशन क्या है। 295 जो ब्लास्फेमी लॉज हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या उस डेफिनेशन में जो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइडेड हैं जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या वो पूरे होते हैं इस एफआईआर से या नहीं? द आंसर इज नो। अगर नहीं होते तो आपने उनको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर है, किसी ने अमानत में खयानत की, 406 लग गई, तो फिर क्या होगा कि आप फौरी तौर पे आप पहले चेक करेंगे कि क्या किसी शख्स ने कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे, कोई दौलत इंटरेस्ट की थी किसी को या नहीं। अगर इंटरेस्टमेंट है, आप इंटरेस्टमेंट के क्वेश्चन को जो है जब इंजर करेंगे एफआईआर फौरी तौर पे उसकी कमर टूट जाएगी। जैसे 420 में अगर आप देखें चीटिंग है बेसिकली, अगर डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया किसी ने थ्रू इंड्यूसमेंट, प्यार से धोखा दे के किसी को कहा कि यार ये पैसे मुझे दे दो और बाद में खुद बुद कर लिए, 420 लग गई। तो अब इंटरेस्टमेंट और इंड्यूसमेंट के जरिए फ्रॉड करना 420 हो जाती है। तो ये जब आप डेफिनेशन पे खेलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका केस मजबूत होता है, आप बेल जो है वो आसानी से ले सकते हैं और उसमें केस की कमर टूट सकती है। तो पहली बात कि जो एग्जैक्ट आपके जो सेक्शन है जो भी लगे हुए हैं उन सेक्शन को पहले आप पढ़ें और फिर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के एक्चुअल स्टैंस के साथ उसको रिलेट करें कि ये जो चीज डेफिनेशन लॉ प्रोवाइड कर रहा है, इस डेफिनेशन में हमारा यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का या कोई भी शख्स जो इसके ऊपर कर रहा है तो कि उसका केस इसमें फॉल नहीं करता, लिहाजा हमें बेल जो है वो एज ए मैटर ऑफ राइट मिलनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, टाइम, प्लेस और कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ब्लास्फेमी केस में, नॉर्मल किसी और केस में टाइम प्लेस वगैरह जो है वो ज्यादा रेलिवेंट होती है, लेकिन ब्लास्फेमी में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो शख्स जो कह रहा है, एलिगेशन लगा रहा है कि मैं कहाँ था, मैंने क्या देखा, वीडियो देखी, रास्ते में देखी, क्या हुआ, वट एवर, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है इसमें जो कि एलिगेशन लगा रहे हैं। उसके बाद अब वो जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है क्या वो डायरेक्ट ब्लास्फेमी है या कोई यानी इंटरप्रिटेशनल कोई डिफरेंस है। कहने का मकसद ये है, क्या डायरेक्टली किसी शख्स ने अपनी वीडियो में, अपने ऑडियो में या किसी स्क्रीन में नउज़बिल्ला कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए हैं, या फिर जो है कोई किसी शख्स ने इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस के जरिए जानबूझ के उसको रंग देने की कोशिश की है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की अगर एफआईआर को आप पढ़ें तो वो एक कॉन्टेक्सचुअल वे में उन्होंने इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस है,
अब इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस पे जब आप आएंगे तो आपका काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है वो रेलिवेंट हो जाता है। कोर्ट आपसे पूछे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का डिसीजन आपने चैलेंज किया, आप कहेंगे नहीं हमने लीगल नोटिस भेजा है, तो आप मेरे नजदीक आप ये बात मत कीजिएगा कि हमने लीगल नोटिस भेजा, वरना अदरवाइज कोर्ट अनोए होगी कि आप ये, आपको बीइंग ए लॉयर आपको इतना नहीं पता कि भाई आप क्या कर रहे हैं, कि भाई आप उसको चैलेंज करने की बजाय ये कर रहे हैं। फिर ये कह सकते हैं कि जी असलम खाकी साहब ने जो है वो चैलेंज किया हुआ है किसी ने, तो वो भी इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है, एक चीज ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोशिश ये करें कि पब्लिक रिएक्शन, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है, इन चीजों से बचने के लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लॉयर को चाहिए कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग की एक पिटीशन सीएम फाइल करे कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो कोशिश करें कि वो इन कैमरा हो, ताकि कोर्ट को ये और पब्लिक को ये पता चले कि वहां आर्ग्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं। और उसके अलावा जो बाहर आके जो वकील आके बाहर कहानियां सुनाते हैं, वो जी वहां बात नहीं आई, ने ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, या जो भी फॉल्स जो है वो इंफॉर्मेशन लोगों को में फैलाते हैं, तो उससे भी बचत रहेगी और वो लोगों की फीलिंग्स को आउटरेज नहीं करेगी। तो लिहाजा इस तरह ब्लास्फेमी केस में मेरे नजदीक जो है वो इन्हें इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में जो है वो फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए आप, जो सबसे पहला ग्राउंड होना चाहिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम का, वो है बेसिकली मेंजरिया के बारे में, कि आपने मेंजरिया यानी कोई भी किसी शख्स की कोई काम करने की इंटेंशन, जो कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट है 295C का या किसी भी ऑफेंस का पाकिस्तान पीनल कोड में। तो लिहाजा मेंजरिया के ऊपर के जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इंटेंशन थी या नहीं थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड होगा इनका। और क्योंकि प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, तो लिहाजा उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है, लेकिन वो जाके फर्दर ट्रायल स्टेज में पता चलता है। लेकिन आपने जो है वो इस चीज को कोशिश ये करनी है, जब आपने फॉर एग्जांपल मेरे नजदीक जब आपने बेल के लिए जाना हो तो आपके पास एक्विटल के आर्गुमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, तब आप आसानी से बेल जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है एट द टाइम ऑफ जब बेल आर्ग्यू कर रहे होते हैं, तो जो ट्रायल कोर्ट में आपने जो पहली कोर्ट जो पोस्ट अरेस्ट बेल आपने जब सेशन कोर्ट में फाइल की थी, जो डिसमिस हुई इंजीनियर साहब की, उस बेल एप्लीकेशन में क्या आपने क्या क्या ग्राउंड्स लिए थे, और आपकी हाई कोर्ट की बेल की पिटीशन लोअर कोर्ट की बेल की पिटीशन से रिजेंबल होनी चाहिए, उसमें रिजेंबलेंस होनी चाहिए, अदरवाइज यानी सिमिलैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज वो जो है वो भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कोर्ट के कि आपने नीचे कुछ और कहानी सुनाई थी ऊपर आके कुछ और कराए, तो ये डाउट क्रिएट करती है। और जो ऑर्डर शीट है, जो सेशन कोर्ट का कंप्लीट ऑर्डर था, आपको वो 100% पता होना चाहिए कि जो नीचे सेशन कोर्ट ने किन किन जगहों पे जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन या कोई इलीगैलिटी या जो है वो क्या जो है वो मिस इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से जो है वो बेल डिसमिस की। उन्होंने जो ग्राउंड्स लिए उनका जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके पास क्या कोई डायरेक्ट एविडेंस है या नहीं है, कोई इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्यों अभी आपको इन्वेस्टिगेशन का लेटेस्ट स्टेटस के बारे में पता होना चाहिए कि करंट स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने या पुलिस ने जो है वो कंप्लीट कर दिया या नहीं, या अपना इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अगर पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ और चीजें बाकी हैं, तो उसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स अभी जो है वो देखे गए हैं, क्या उसमें कोई वीडियो फोरेंसिक हुई, क्या जो वीडियो इन्वेस्टिगेटिंग टीम को दी गई है, तो क्या वो वीडियो कंप्लीट 1 घंटे का क्लिप है या बीच में से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काट के कोई टुकड़ा जो है वो उनके पास रखा है। क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर एक टुकड़ा भेजा जाएगा फोरेंसिक के लिए, तो ऑब्वियसली उसका फोरेंसिक भी वही आएगा, लेकिन वो एक स्मॉल पीस जो है वो उसको बेसिकली एग्जामिन कर रहे हैं, या ओवरऑल पूरी वीडियो को जो है वो एग्जामिन करने के लिए भेजा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, जब आप सारे आर्ग्यूमेंट्स और लीगल ग्राउंड जब कर पाए, फिर उसमें कोशिश करें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जिस पॉइंट को आप, जैसे मेंजरिया के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, तो मेंजरिया के बारे में आपके पास एटलीस्ट 5 जजमेंट्स होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल जो है अगर आप किसी उसमें नो डायरेक्ट एविडेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस की जजमेंट्स जो है कोर्ट के सामने पेश करो जिसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। कोर्ट ने उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हाई कोर्ट्स के लिए अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट होती हैं और वो दे आर बाउंड
कि जी वो उसको फॉलो करेंगे उन प्रिंसिपल्स को। तो आप एक एक पॉइंट को एक एक पॉइंट से रिलेटेड जो है वो जजमेंट्स कोशिश करें कि जो है आप उनको पेश करें, और इंशाल्लाह जो है वो आपकी देन इस तरह से कोई भी बेल आप फाइल करें तो इस तरह से जो है वो उनको आंसर हो सकता है, यानी आसानी से आप रिलीफ ले सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ और चीज जो इम्पोर्टेंट थी कि जी उनकी कस्टडी फर्दर ज़रूरत नहीं है, कि भाई एक ऐसे इंसान की जो है वो कस्टडी जेल में रखना उनको, कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है या नहीं है तो इसलिए उनकी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, और कोई अब्सकॉन्डेंस या जो है उनकी तरफ से कोई एज सच जो है वो कोई टेम्परिंग करना या कोई ऐसी चीज़ उनसे जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, और ही इज़ एक्चुअली विलिंग के वो छोटी बॉन्ड जो है वो सबमिट कराए। लेकिन इसके साथ साथ वो इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट कैपिटल है और साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक आखिर में जो आप एक काम जो है वो करेंगे, वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और रिलीजियस राइवलरी जो है उनकी, जो रिलीजियस ग्रुप डिफरेंट जो है वो उनका आपको हाईलाइट करना ज़रूरी होगा। फिर उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात आए कि जी उन्होंने डिसीजन दिया हुआ इनके खिलाफ, तो आप उनके जो चेयरमैन हैं नईमी स्कूल के जो हेड हैं, उसके अलावा जो बाकी डिफरेंट लोग जो स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं, उनका भी आप रेफरेंस साथ जरूर दें कि वो क्योंकि रिलेटेड पर्सन थे, बाइस्ड थे, जिसकी वजह से ये मामला उन्होंने किया। लेकिन ऑल्दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो जो है उसको रेफर करें, और वो का अदारा जो है वो आर्टिकल 230 228 से 230 तक जो है वो प्रोवाइडेड है कि वो जो है वो सिर्फ 4 अदारों को ही जो है वो ओपिनियन दे सकता है, और वही अदारे उससे ओपिनियन मांग सकते हैं। जनरल पब्लिक को वो या किसी भी केस में जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो नहीं दे सकते, तो लिहाजा वो वैसे इनवैलिड हो जाता है। तो होप फॉर द बेस्ट के भाई बेस्ट विशेस के जी अल्लाह करे कि कोई मामला जो है वो हम भी कोई गुड न्यूज़ सुने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस में। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहने वाले हैं, चुप रहने से मामला दूसरी पार्टी हावी हो सकती है। जैसे आप देखो टीएलपी वाले और जो जो लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो लोगों के ओपिनियन बिल्डिंग करते हैं, और वो लोग नेगेटिव बोल के, झूठी अफवाहें उड़ा के, झूठे मामलात करके, प्रोपोगंडे करके जो है वो ये सारा मामला करते हैं। तो आपको आपको इन गुड वे आप कोशिश करें कि आप लोगों को पॉजिटिव वे में गाइड करें, यानी आप लोगों को बताएं, आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे या आप जहां पे भी बैठे हैं, आप अपने गिरदो नवा में लोगों को बताएं कि ब्लास्फेमी लॉज क्या हैं बेसिकली। उसके अलावा ब्लास्फेमी से रिलेटेड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट काटी गई है, उसका जो है वो क्या इफेक्ट है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए, जब देखें आप 3.25 मिलियन ऑलमोस्ट फॉलोअर्स हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, आप लोगों का खामोश होना मेरे नज़दीक बनता ही नहीं है। ना आप खामोश रह के देख सकते हैं, और इससे दूसरी जो पार्टी जो ज़रा अग्रेसिव वे में जो है वो नज़र आ रही होती हैं, तो वो फ़ायदा उठा जाती हैं। तो आप लोगों को ओपिनियन बिल्डिंग, सोशल मीडिया एक ऐसी टीम है जो ओपिनियन बिल्डिंग में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये कि एटलीस्ट लोगों को जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जो है वो ये ज़रूरी है कि आप जो है वो इसके बारे में डिस्कस करें लोगों से। और हर बंदे का ओपिनियन अपना होता है, तो आप अपने हिसाब से उसको बताएं कि ये चीज़ जो है बेसिकली मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, और ये बेसिकली फॉल्स एलिगेशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिप लगा के मुंह को बैठ जाएंगे और आप चुप रहेंगे, तो इससे अल्टीमेटली देखो फ़र्क तो जो मामला है उसमें हो ही रहा है, लेकिन जब पब्लिक प्रेशर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सरकार भी, जजेस भी, हर चीज जो है वो एक फेयर अकाउंटेबल वे में जो है वो डिसीजन करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई गलत काम करें, कोई ऐसी बात, कोई मतलब कोई इंतशार वाली बात करें। एक पीसफुली आप, जैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू सही को सही या गलत को गलत कहते हैं, या लीगल जो है वो एस्पेक्ट्स को हम जैसे आप तक पहुंचाते हैं, तो आपका भी ये हक बनता है, क्योंकि आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से एजुकेशन हासिल की है और वो आपके उस्ताद हैं, चाहे वो कहें या ना कहें इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी मोरालिटी, अपनी जो है ऑनेस्टी जो है वो भी दिखानी चाहिए कि आप एटलीस्ट
ये अदना तरीन बात है कि बुरे को बुरा दिल में जान लो, लेकिन एटलीस्ट आप जो है जहां पे भी आप लोग बैठे हैं कोशिश ये करें कि अपने उस्ताद मोहतरम के लिए आप लोग जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करें। और उस पॉजिटिव रोल में आप क्या कर सकते हैं, आप उनके जो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी नज़र में गुजरे जिन्होंने मुझे बहुत सारे जो है वो एविडेंस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड की, उनके बारे में डिस्कशन, उनके बारे में स्पीचेस, उनके बारे में जो है वो आप डिस्कस करें। इससे बहुत सारे और लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो सीधे हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप इंशाल्लाह जो है वो मुझसे कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।